Hi, ma'am. Good to see you. Thank you. Good to see you too. And ma'am, these beautiful people around you, Beatles and the Beatles and India. My कैसे? favorite group. मेरा हाँ? favorite group है ये. बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ. जब मैं 4-5 साल की थी. I wanna hold your hand. Love, love me do. Okay. और Beatles तो मतलब बिल्कुल सबकॉन्शियस में आ गए हैं. अब वैसे अगर आप बोलो कि बीटल्स का गाना गाओ, मैं नहीं गा सकती हूँ, पर अगर कहीं चल जाए तो अचानक से सारे लिरिक्स मुझे याद आते हैं. मतलब इतना घुसा हुआ है दिमाग में, मन में. तो और इसी के साथ हम अपने स्कूल में सुना करते थे. और वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ लाइक जॉन लेनन, ओकोहामा, और ये ऋषिकेश आए थे एंड दे वर वेरी ग्रेट. एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने एक किताब लिखी है. ये पूरा जो उनका ऋषिकेश का ट्रिप हुआ था, इतना कंट्रोवर्सी था उस पे. और मतलब it ended on a bad note. They left cursing the महर्षि. पर फिर बाद में उन्होंने काफी ओपिनियन बदला और कहा कि नहीं, महर्षि इतने खराब नहीं थे जितना हमने सोचा था. एक्चुअली काफी सीखा उन्होंने, योगा सीखा, स्पिरिचुअलिज्म सीखा. और खास करके जॉर्ज हैरिसन जो है, वो तो बिल्कुल मतलब हिंदू ही बन गए. अच्छा. हाँ, जब उनकी माँ मर रही थी, मतलब last life on her deathbed, he was sitting next to her and reading the Bhagavad Gita. Oh my God. Yeah, he was that into spiritualism, Hinduism. And Ravi Shankar, of course, he was a great disciple of Ravi Shankar, played the sitar, and at home also he used to play the sitar. तो मतलब actually ऋषिकेश का बहुत ही बड़ा influence हुआ उन पे. बहुत ज़्यादा. और तो ये पूरा मतलब मेरे हस्बैंड के किताब में लिखा हुआ है, या अक्रॉस द यूनिवर्स. और फिर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस पे. तो वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग गए थे ऋषिकेश. अब तो पता नहीं क्या करने वाले हैं बीटल्स आश्रम, पता नहीं वो है. हाँ, अभी तो है, अभी के लिए. मैंने सुना है कि वो कुछ करने वाले हैं, रेनोवेट कर रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या कर रहे हैं. पर अगर आप जाओ वहाँ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि बीटल्स जैसे लोग इतने सिंपल और बेसिक फैसिलिटीज में कैसे रहे 1.5 महीने के लिए. और इतना मतलब उनका जैसे कि आत्मा घूम रहा है वहाँ. तो उनके ग्राफिटी लगी हुई है. और वो हमको एक फॉरेस्ट रेंजर मिले थे जो भी बीटल्स फैन था. सो उन्होंने हमको बताया कि हाँ, ये पॉल मैकार्टनी का कमरा था, ये जॉन लेनन का कमरा था, या ये जॉर्ज हैरिसन का कमरा था. और उनका जो एक सॉन्ग है ना, वो अक्रॉस द यूनिवर्स, व्हिच इज व्हाट दिस बुक इज नेम्ड आफ्टर, उसमें एक लाइन है, जय गुरुदेव. तो वो पूरा ग्राफिटी बना हुआ है दीवार पे. मतलब चारों का पेंटिंग लगाया है और नीचे लिखा है जय गुरुदेव. तो सच में मतलब जाके वहां महसूस होता है कि बीटल्स अभी भी हैं. हम स्कूल में वो सुना करते थे, दैट वन, द इमेजिनेशन, क्या है वो, इमेजिन. हाँ, जॉन लेनन का जो है. वो तो बिल्कुल एंथम बन गया है. अब कोई भी मतलब पीस कॉन्सर्ट हो या कुछ भी हो, उसमें इमेजिन ही गाया जाता है. मतलब वो पूरा का पूरा एक वो बहुत अच्छा एंथम हो गया. तो मैम, ये पॉलिटिकल लाइफ में कहाँ से आ गया, अभी इतनी खूबसूरत लोगों के बीच से? चलो वहीं चल के बात करते हैं. बाय द वे, नवीन पटनायक भी बड़े अच्छे दोस्त थे इनके. हाँ, नवीन पटनायक तो सब जेट सेटर्स के दोस्त थे. वो रोलिंग स्टोन्स के मिक जैगर, जैकलिन ओनासिस, बीटल्स के. नवीन पटनायक जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब तो वो जेट सेटर ही थे. हाँ, ऑब्वियसली. और वो सारा वक्त इतना बाहर घूमते थे विदेश में. आपको यकीन नहीं होगा, जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए उड़ीसा के. उसके बाद वो मेरे ख्याल में सिर्फ एक बार विदेश यात्रा किया. सिर्फ एक बार. और वो भी लंदन का. और उस टाइम में उनका सरकार गिरने वाला था. तो फिर उनको जल्दी वापस आना पड़ा. वही. एंड मैम, हर्ड अबाउट लोहारू.
लोहारू यूज्ड टू बी प्रिंसली स्टेट, तो वहाँ पर क्या होता था कि नवीन पटनायक के फादर होते थे बीजू पटनायक, सो ही यूज्ड टू कम फॉर द जॉय राइड ऑन एवरी न्यू ईयर। ओके, और वो लोहारू हाउस में जैकी कैनेडी भी आई थी, आई थी, तो हाँ। उस हिसाब तो से बहुत तो अच्छे दोस्त थे ना फैमिली के। हाँ 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 हाँ, उस हिसाब से मेरे को याद है। सो मैम, ये बाहर से अपन पहुंचते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे को तो बोलना भी नहीं आता ढंग से, आरएसएस। आरएसएस संघ परिवार बोल संघ दीजिए, संघ परिवार। परिवार। तो क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा संगठन है हम्म, और पता नहीं कितने कितने उसमें मिले हुए हैं, कितने उन्होंने शुरू तो किया था सिर्फ आरएसएस से, पर उसके बाद तो इतने ब्रांचेस बन गए हैं उनके कि मतलब हर एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री उन्होंने बनाया हुआ है, यू नो, फॉर द ट्राइबल्स, फॉर एनवायरनमेंट, फॉर स्कूल्स, फॉर हॉस्पिटल्स, एंड देन ऑफ कोर्स मोस्ट फेमस विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने पूरा राम मंदिर का मूवमेंट चलाया था, और जिसकी वजह से बीजेपी उभर के आ गई है और आज के दिन में पावर में है देश में। हाँ मैम, तो स्टार्टिंग अगर देखें तो विजयदशमी जो अपना त्योहार होता है, वहाँ से 27 सितंबर 1925 को उन्होंने स्टार्ट किया, और आज उनके पास कुछ 74,000 शाखाएं हैं और 45,000 सिटीज और लोकेलिटीज में उनके वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। और पहली बार उनकी सरकार बनी राजस्थान में 1990s में, भारतीय जनता पार्टी की। तो ये एक लंबा सफर, एक जो 100 साल का हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी द जर्नी ऑफ आरएसएस? देखिए, जब आरएसएस शुरू हुई थी तब तो उनका पूरा फोकस था हिंदूज को यूनाइट करने में और हिंदूज को मजबूत बनाने में, हिंदू सोसाइटी को मजबूत बनाने में। क्योंकि उनका ये था कि पहले 1000 साल मुसलमान ने राज किया यहाँ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, और हिंदूज जो हैं वो कमज़ोर हो गए, बिखर गए, अपनी पूरी कल्चर और हिस्ट्री भूल गए। तो उनका पूरा फोकस यही था कि हिंदू समाज को फिर से उनको उभर के आना है, उठाना है, रिवाइवल, और रिवाइव इट एंड स्ट्रेंथन इट, यूनाइट इट एंड स्ट्रेंथन इट। यही उनका पूरा एम था, गोल था ये। तो इस वजह से उन्होंने, मतलब उस टाइम तो कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट चला रही थी, तो ये दो अलग अलग स्ट्रैंड्स चल रहे थे देश में, एक तो फ्रीडम स्ट्रगल का और एक ये हिंदूज को यूनाइट करने का और यू नो हिंदू कल्चर को रिवाइव करने का। और पर नेचुरली आई थिंक उस टाइम में ये जो स्वतंत्रता का सेंटिमेंट था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कांग्रेस बिकेम द पार्टी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और आरएसएस ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, बल्कि आरएसएस ने एक तरह से कोलैबोरेट भी किया अंग्रेज़ों से। जैसे कि सावरकर ने, मतलब वो जेल में थे, फिर उन्होंने मर्सी पिटिशन लिखा और फिर उसके बाद वो उनको रिलीज़ किया गया था। और आरएसएस ने भी काफ़ी समर्थन किया ब्रिटिश का, क्योंकि उनका ये सोच था कि अगर हम इनके खिलाफ चलेंगे तो वो हमको बैन कर देंगे। ओके। तो वो फिर हमको फिर वो फ्रीडम नहीं मिलेगा हमारे एक्टिविटीज़ चलाने के लिए। तो उन्होंने समर्थन किया, पर नेचुरली क्योंकि देश में ये स्वतंत्रता की भावना उठ गई थी, गांधी जी ने काफ़ी काम किया, इतने तो आंदोलन चलाए उन्होंने, तो वो ही डोमिनेट किया और अंत में देश स्वतंत्र हुआ और आरएसएस का राज आ गया। नहीं, पीछे रह गया। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गई, जिसकी वजह से आरएसएस पे बैन लग गया था। वैसे तो आरएसएस का हाथ कभी प्रूव नहीं हुआ असैसिनेशन में, पर अगर आप सरदार पटेल के उस टाइम में जो चिट्ठियां लिखी उन्होंने, जो स्पीचेस दिए, उन्होंने कहा कि इस आइडियोलॉजी ने एनवायरनमेंट बनाया जिसमें महात्मा गांधी की हत्या हो गई है। तो उन पे बैन लग गया और उनको अंडरग्राउंड जाना पड़ा। तो वो जो कलंक लगा ना आरएसएस पे, वो एक्चुअली उनको बहुत साल लगे
वो कलंक को हटाने में, मिटाने में। हम्म एंड अगर मैं कोई टाइमलाइन देखूं कि कब ये कलंक फाइनली हटा, मैं कहूँगी कि जब वो जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन शुरू किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, और आरएसएस ने बहुत उनको समर्थन दिया, बहुत बड़ा हिस्सा लिया। सारे जो कार्डर्स निकले थे सड़क पे प्रोटेस्ट मार्चेस में, वो लार्जली आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी हार गई चुनाव 1977 में, और जनता पार्टी की सरकार बन गई, जिसमें जनसंघ ने हिस्सा, बल्कि जनसंघ ने जनता पार्टी में अपने आप को डिसॉल्व करके जनता पार्टी ज्वाइन किया। और उसके बाद जो 40 सालों से कलंक लगते आ रहा है आरएसएस पे, मेरे ख्याल में उसके बाद काफी हद तक हट गया। क्योंकि वो they became like that whole movement, the Janata Party movement, Jayaprakash movement, was about freedom and democracy, restoration of the constitution. तो उसमें क्योंकि इन्होंने हिस्सा लिया है उसमें, तो they also got associated with those same ideals, which they were not associated with earlier, you know. And that helped to actually legitimize the RSS to a huge extent. और फिर ऑफ कोर्स जनता पार्टी टूट गई, बिखर गई, और फिर वाजपेयी और अडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी शुरू किया। पर तब तक तो काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई थी बीजेपी की। फिर आया 1984, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और वो चुनाव हुए उसके बाद, और बीजेपी मतलब सिर्फ 2 सीट मिली बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस ने तो बिल्कुल स्वीप कर दिया था सिंपैथी वेव में। तो इट वाज लाइक स्टार्टिंग अगेन, यू नो, फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड उसके बाद उन्होंने वो अपने कोर एजेंडा पे वापस आए, यू नो, हिंदुत्व। वो हिंदुत्व फ्रेज तो वीर सावरकर ने ही कॉइन किया था, उनकी पूरी आइडियोलॉजी थी उसमें, थीसिस था। सो दे अडॉप्टेड दैट, एंड उन्होंने अपना पालमपुर में 1986 में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि राम मंदिर मूवमेंट को हम समर्थन करेंगे। तो वीएचपी ने तो शुरू किया था, पर फिर उसके बाद वो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया जब बीजेपी ने समर्थन दिया। और उस टाइम में, उस माहौल में, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी गलतियां की। एक तो शाहबानू फेमस केस है जिसमें उन्होंने फ्लिप फ्लॉप किया। Don't you think he was too naive? He was actually, he was, you know, I think he was a very well-meaning man, and जो आज के दिन में हम कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो काफ़ी कदम तो राजीव गांधी के समय में लिए गए थे। कंप्यूटराइजेशन फॉर वन, दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्नाइजेशन। With Sam Pitroda, नेशनल लिटरेसी मिशन, कि यू नो, टू मेक एवरीबडी लिटरेट। नेशनल वाटर मिशन, जो आज के दिन में हर घर जल, या पता नहीं क्या योजना है उनका बीजेपी का, पर ये तो राजीव गांधी ने शुरू किया था, नेशनल वाटर मिशन। These were all given to Sam Pitroda, and he was the person who was supposed to implement them. And then this whole thing of judicial reform, that was also Rajiv Gandhi's idea. You know, that there were too much backlog in the courts. You need to, lessen the workload so that people can get speedy justice. आप देख लीजिए तो उनका विजन बहुत ही फार साइटेड था, और वो इंडिया को मतलब प्रिपेयर करना चाहते थे 21वीं सदी के लिए। पर yes, he was very naive. और जब वो बोफोर्स में फंस गए तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि मैं कैसे निकलूं यहाँ से। फिर उन्होंने वो शाहबानू किया, then he got into trouble with that because the Muslim fundamentalists were upset with him. The Hindus were also upset with him. So then he did the Shilanyas of the Ram temple, and he just, kind of lost his way somewhere. And that also went wrong, Ram temple. That kind of really brought the BJP back. Yes. Bang into the, political system. That's right. And then, of course, they
1989 में जो इलेक्शंस हुए थे, there was a kind of tacit understanding between VP Singh, who led the Janata Dal, and the BJP, some kind of seat arrangement they had. And although VP Singh मंच से तो उन्होंने कहा कि मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ, पर ग्राउंड पे तो अंडरस्टैंडिंग था ना कि जहाँ वो लड़ रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, जहाँ हम लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे। और फिर बीजेपी को मुझे याद नहीं है कितने, आई थिंक 92 सीट्स मिले थे उस चुनाव में। ओके। हाँ, वो काफी एक मतलब काफी जंप, मतलब सोच लीजिए कि from 2 in 1984 to 92 in 1989. It was a huge jump for the BJP. Obviously. And then came the famous Rath Yatra, जब बीजेपी की सरकार, वो वीपी सिंह की सरकार गिर रही थी और वीपी सिंह ने मंडल कमीशन स्टार्ट किया, जिससे उन्होंने मतलब बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस किया इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको फॉर्मलाइज किया बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स। और बीजेपी ने मंडल का जवाब कमंडल से दिया, तो उन्होंने वो रथ यात्रा शुरू किया था LK अडवाणी ने। और वो रथ यात्रा जो चली था, मुझे याद है, मैं तो गई नहीं थी, पर बीजेपी के लोग बता रहे थे, मुरली मनोहर जोशी जो बहुत सीनियर लीडर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जैसे अडवाणी जी का रथ जाता था तो उसके पीछे पीछे औरतें दौड़ती थीं और वो उसकी धूल मिट्टी उठा के ना अपने सर पे लगाते थे, as if it's some sacred soil, some pious. And मुरली मनोहर जोशी ने ये भी कहा, जो अब हम देखने जा रहे हैं बीजेपी के पॉलिटिक्स में, कि women had become big devotees of the BJP after that. Perhaps because of the religious sentiment or anything. And so जैसे कि अगर परिवार में, for the first time he said they saw कि परिवार में आदमी एक तरफ वोट दे रहा है, पर औरत अपना मतलब इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ बीजेपी को वोट दे रही है। हाँ, ये था। तो उसके बाद ही told me, he said कि फिर हमको समझ में आया कि ये विमेन कंस्टिट्यूंसी जो है ये बहुत ही पावरफुल बन सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है। और अगर आप देख लें, वो पूरा इनकॉर्पोरेट किया है मोदी जी ने अपने पॉलिटिक्स में, दिस होल थिंग ऑफ catering to the women constituency with this Ladli Behna scheme in Madhya Pradesh and that scheme in Maharashtra, सब जगह। Then in Delhi also. In Delhi also, absolutely. That's right. So ma'am, yeah. Please. Apart from that, एक में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि जब कॉन्स्टेंट असेंबली की डिबेट्स हो रही थी, तो उसमें अंबेडकर और नेहरू और ये सब डिबेट कर रहे थे, तो जब सेकुलरिज्म की बात हो रही थी, तो सेकुलरिज्म वर्ड इन्वॉल्व करने की बात हो रही थी, तो नेहरू कहते हैं कि भाई इस देश में और हम सब में एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑलरेडी हम सेकुलर हैं, तो हमारे को उसमें डालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा कैरेक्टर है हमारी कंट्री का और हम लोगों का। तो वो सेकुलरिज्म वर्ड फिर इंदिरा के टाइम में उसमें संशोधन होता है और वो सेकुलरिज्म वर्ड डलता है। उसके बाद और सोशलिज्म भी, हाँ, सोशलिज्म, उस टाइम सोशलिज्म का भी चर्चा हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और मांग हुई थी कि सोशलिज्म सेक्युलरिज्म दोनों प्रीएम्बल में इंक्लूड हों। और नेहरू जी ने कहा कि सेक्युलर की ज़रूरत नहीं है, और अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, अगर आप हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं तो वो सोशलिस्टिक हैं, तो बहुत ही क्लियरली सोशलिस्टिक हैं, तो ये शब्द की ज़रूरत नहीं है, ये सुपरफ्लूअस है। और बाद में जाके मतलब आप सोच लीजिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ये दोनों शब्द प्रीएम्बल में इंक्लूड किया, फिर वो 42nd अमेंडमेंट के दौरान, हाँ, फिर जनता पार्टी जब पावर में आई तो बहुत से जो चीज़ें इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड किया, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया थ्रू द 44th अमेंडमेंट। पर ये दो शब्द रहे, हाँ। इनको नहीं हटाया जनता पार्टी ने। और उस टाइम भी वाजपेयी जी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनका भी मतलब, जैसे नेहरू ने कहा कि हम बाय नेचर सेक्युलर हैं, उन्होंने तो वाजपेयी एट्रीब्यूटेड इट टू Hinduism
and Hindu Okay. philosophy. Yes. And he said that Hindus by nature are secular. So, I mean, whether we have the word there or not, we are a secular country. Because Hindus by nature are secular. Okay. और बाद में जब बीजेपी बनी थी 1980 में, तो आप बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आर्टिकल 2 में सोशलिज्म, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म आर बोथ देयर. अच्छा, हाँ, in article 2 of the. क्या बात है, आपको तो आर्टिकल भी याद है बीजेपी के नहीं, सारे. अभी मैंने एक्चुअली कुछ लिखा था इसलिए मुझे. तो मतलब आर्टिकल 2 में बीजेपी ने खुद ये दोनों शब्द डाले अपने कॉन्स्टिट्यूशन ओके, में. इसको आज पे लेके मॉडर्न टाइम्स पे लेके आते हैं मैम. यात्रा के टाइम पे जब यात्रा हुई तो एक हिंदुइज्म को रीडिफाइन करने की कोशिश करी गई और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी उसका इम्पैक्ट हुआ और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को भी रीडिफाइन करने की कोशिश करी गई. आज मॉडर्न टाइम्स में जब आरएसएस के जो लीडर हैं दत्तात्रेय भोसले जी, वो भी ये कहते हैं कि हमारे को स्क्रैप कर देने चाहिए ये दोनों शब्द. तो आप इसको कैसे देखते हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म? कि उन्होंने क्यों कहा कि मुझे लगता है, आई मीन, इसके कई रीजंस होंगे, और जो सबसे मुझे पेटी लग रहा है और जो सामने आ रहा है वो ये है कि वो जो नेशनल नैरेटिव डिस्कोर्स जो चल रहा है आज के दिन में, वो डाइवर्ट अटेंशन करना चाहते हैं. अच्छा. क्योंकि जो अभी जो डिस्कोर्स हो रहा है, आप ऑपोजिशन को देखेंगे तो वो प्रश्न उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, इंडो यूएस रिलेशंस पे, चाइना का क्या रोल था ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना पाकिस्तान मिलिट्री एक्सिस का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे. और इन पे ये सरकार के पास एक्चुअली जवाब ही नहीं है. वो भी बल्कि चुप है. ऑल्दो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस था, पर फिर ये प्रश्न भी उठता है कि अगर सक्सेस था तो फिर आपने सीज फायर को क्यों माना और इतनी जल्दी क्यों माना. तो क्या आप यूएस प्रेशर के वो अंदर आ गए और यूएस ने प्रेशराइज किया तो इसीलिए आपने माना. तो फिर आपका इंडिपेंडेंस कहाँ है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आपकी जो मस्कुलर नेशनलिज्म है, जो मोदी जी ने अपना पूरा मतलब इमेज उस पर बनाया है, पूरी पॉलिटिक्स किया है उस पर, उसको क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर करो तो आपने सीज फायर कर दिया. तो ऐसे बहुत से प्रश्न आ रहे हैं. और अभी पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, मॉनसून सेशन, तो इसमें ऑपोजिशन तो शोर मचाएगी, हल्ला मचाएगी. तो मेरे ख्याल में ये जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का जो इन्होंने डिबेट में लाया है, जो ओसबोले ने डिबेट में लाए हैं, इन्होंने इस वजह से किया है कि कुछ काउंटर तो हो कांग्रेस के लिए. राहुल गांधी वो लाल किताब लेके सब जगह घूम रहा है और कह रहा है कि बीजेपी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है, ये अंबेडकर के बाइबल को चेंज करना चाहती है, हमारा होली बुक है और वो बीजेपी इसको बदलना चाहती है. तो ओसबोले ने यही पॉइंट आउट किया कि अगर किसी ने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो आप लोगों ने अमेंड किया, हमने नहीं अमेंड किया. तो एक तरह से ये कांग्रेस को डिफेंसिव पे लाने का तरीका है. एंड आल्सो टू कंफ्यूज देम. तो और अगर कांग्रेस इस ट्रैप में फंस जाती है तो फिर जो भी वो प्रश्न उठाना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, वो तो पूरा सेशन गया. ये तो आई थिंक इट इज मोर दैट. क्योंकि मुझे यही मैंने कहा कि मतलब अगर आप पिछले कई सालों में देखते हैं तो ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का कोई नैरेटिव ही नहीं रहा. बीजेपी ना तो हिंदुत्व में था, ना एजेंडा पे था, और वाजपेयी ने तो डिफेंड भी किया और बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में आरएसएस का अप्रूवल तो है ही. तो अगर उनको उस टाइम कोई आपत्ति नहीं थी तो आज के दिन में क्यों आपत्ति दिखा रहे हैं? ओके मैम, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कई बार ये भी होता है कि पुराने आरएसएस के लीडर्स थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं थी, कि वो कहते थे कि इसमें इंडियन स्पिरिट नहीं है, इंडियन हिंदू सिविलाइजेशन वाली वो नेचर नहीं है इसके अंदर में. उन्होंने हमारा तिरंगा भी नहीं माना ना. उन्होंने कहा कि ये 3 रंग जो हैं ये इनऑस्पिशियस होते हैं. तो वो तो चाह रहे थे कि भगवा हो हमारा झंडा. तो आपको पसंद है आरएसएस? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई एम बोर्न एंड ब्रेड
in Nehruvian secularism. So I find it very difficult. You know, RSS का जो vision है ना, वो बहुत monochromatic है. वो, you know, one religion, one people, one culture, one language, one pole, one this, one that. मतलब आप देख लीजिए हमारा देश तो यूरोप के जैसे कॉन्टिनेंट है. हर प्रदेश अलग है. हर डाइवर्सिटी प्रदेश है. बिल्कुल, हर प्रदेश की अलग भाषा है, हर प्रदेश की अलग हिस्ट्री है, हर प्रदेश की अलग अलग एथनिक कंपोजिशन है. मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट हैज बीन आवर स्ट्रेंथ, यू नो. बट आज के दिन में तो सब कुछ रिड्यूस करा जा रहा है इनटू वन, यू नो, Exclusive thing. exclusive, yeah, one kind of, you know. And even that definition of Hinduism, आप देख लीजिए, Hinduism is such a, you know, it is such a amazing philosophy, you know, and so deep, and has so many variations. You know, even the story of Ramayana, it varies from place to place. You know, it's not a one story of Ramayana. There are many different versions of Ramayana, many Obviously. different versions of Mahabharata, you know. But the BJP wants to reduce it all into one, just one solitary, you know, monochromatic Agenda. Yeah. And you know, and for me, I find that very difficult to accept, because I look around and, I mean, you know, look at all of us. We all have different features. We speak different languages. You know, we look different, but we are all bound by, I think, a love for this country. Ma'am, then why people are liking them? So I think that you know, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, तो नेहरू ने ये मतलब साइंटिफिक सोशलिस्ट टेम्पर बनाने की कोशिश की थी. तो इसीलिए हेवी इंडस्ट्रीज, IITs बनाए उन्होंने, IIMs बनाए, you know, एम्स वगैरह शुरू किए. So his whole approach was that, you know, we should become modern, we should have a scientific temper, and we should be socialist, because इतनी poverty थी उन ज़मानों में, उन दिनों में, कि but 70 years later मुझे लगता है कि लोग want to redefine nationhood, you know, want to redefine But the why? concept of nationhood. But why? Well, What is the need behind that? I think the reason is that the Congress itself has lost the narrative. जो narrative उन्होंने शुरू किया था, जो नेहरू का narrative था, वो Congress has lost sight of that narrative. आज के दिन में आप सोच लीजिए, nationalism was the Congress's plank. After all, it's the, you know, freedom party of the freedom struggle. वो nationalism plank तो बीजेपी ने छीन लिया. हाँ, उनके जो icons थे, एक एक करके बीजेपी छीन रहे हैं. Including Patel. Yes. You know, the Congress has not been able to hang on to them. The Congress has been reduced to one family. You know, and I think that has played a very big role in the slide of the Congress. And in that vacuum, the BJP is, you know, offering an alternative vision. Now, it is a very Hindu vision, but then, you know, this is a Hindu country. The thing about the BJP is that they have created their Hindutva ideology by othering the Muslim, by creating, you know, feelings of hate towards the Muslim. By defining them? Yeah, by saying us versus them, you know. Instead of saying that we are all Indians, and yes, you know, Hinduism is our, you know, cultural ethos, but you know, we are, because Hindus are a secular people and they are a tolerant people, we can accommodate Muslims, we can accommodate Christians, you know. I mean, आपको मस्जिद तोड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको चर्चेस पे जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, चर्चेस पे क्या ज़रूरत है? उनको चलने दो ना. हम मतलब आप सोच लीजिए, 1000 साल इतने मुस्लिम इन्वेडर्स आए, फिर भी वो हमको, they were not able to convert us into an Islamic country, ना. We remained a Hindu country. Indeed. इतने मतलब उन्होंने अपने mosques खड़े किए, temples को destroy किए, फिर भी we remained a Hindu country. Okay. And you know, our civilization is there. So we should be, you know, proud of our resilience, proud of our civilization, and we should,
truth, we should see that as a strength to be able to accommodate other cultures, other religions, other people, instead of Okay. this whole thing ki we need to redefine our nationhood, we need to sort of prove that Hinduism is the supreme religion, this whole majoritarianism. तो ये तो पूरी दुनिया में ये ट्रेंड हो रहा है, majoritarianism. Obviously. जो Ma'am, then there comes a guy called Narendra Modi in 2014 and he became the prime minister and he went to the parliament and said 1000 साल की आज़ादी की गुलामी के बाद ये राज आया है। तो उनका पूरा 11 साल का अभी तक का आप टर्म देखते हो और उस टर्म को देखने के बाद उनको आप कैसे जज करते हो और क्या आपको लगता है कि वो अपने 75th बर्थडे के ऊपर में रिटायर हो जाएंगे? देखिए, पावर एक नशा होता है। मुझे नहीं लगता है कि वो रिटायर होंगे, और मेरे ख्याल में उनके मन में ये है कि अभी मेरा बहुत सा एजेंडा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत करना है मुझे, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो रिटायर होंगे। पर हाँ, ये जो 1000 साल की गुलामी की बात जो कर रहे हैं, ये तो पुरानी मतलब आरएसएस का कहना है ना कि 1000 साल मुसलमान, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमको कॉलोनी बनाया था, तो हम गुलाम तो थे ही, इसीलिए तो आरएसएस शुरू हुई थी कि हिंदू सोसाइटी को फिर से यूनाइट करके उभर के ले आए ऊपर। पर आरएसएस ने एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले 100 साल में बहुत बदलाव हुआ है आरएसएस में। वो शुरू हुई थी ऑलमोस्ट लाइक अ सीक्रेट सेक्ट, कि किसी को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। आज के दिन में भी काफ़ी सीक्रेसी है आरएसएस में, उनको मालूम नहीं है कि उनकी सोच क्या है, पर वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस करने लगे हैं। उनकी जब भी कोई सभा होती है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो कुछ कहते हैं उसमें, जो कि हमको थोड़ा एक मतलब थोड़ा ग्लिम्स होता है कि आरएसएस की सोच क्या है। जैसे वो कास्ट इशू पे उन्होंने सेंसस वाली बात, कास्ट सेंसस वाली बात तो आरएसएस ने चलाई थी पहले, है ना। अब ये सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म तो आरएसएस ने मतलब दत्तात्रेय हाउसबोले ने ये बोला है। तो ये जो मतलब जो प्रेस के साथ वो इंटरैक्ट करने लगे हैं, ये एक नई चीज़ है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल सीक्रेटिव थे, बिल्कुल मतलब किसी के सामने नहीं आते थे। It was all just within their own close circle. एक तो वो है। दूसरा, the RSS was always a upper caste organization, a Savarna organization. And when they talked of Hindu society, I mean, they believed in the caste system and they felt that they still believe in the caste system. But if you see the way Narendra Modi, and even before Narendra Modi, it actually started with Govindacharya in 1990. K.N. Govindacharya? Yes. He was the first one who actually talked about the need for the RSS to start including the other backward castes and the extremely backward castes and Dalits, so that RSS becomes a more inclusive organization. He's a genius in that way. No, absolutely. And, the whole thing of making Kalyan Singh the chief minister in 1990 when the BJP won its first majority government in UP was a master stroke, absolutely. And so he's the one who laid the foundation. And I must say that the RSS has built on that. Yes. And Modi has built on it even more. His entire politics now is built, for the last 11 years, we've seen him, consciously wooing the backward castes, and the EBCs and Dalits. Then why Dalits are voting them? Why are the Dalits voting for them? Because they have been wooing them, na? Like how? आपको याद नहीं है, अमित शाह गए थे, कितने दलितों के घर में गए थे वो खाना खाने, जमीन पे बैठ के उनके साथ खाना खाया, जैसे राहुल गांधी ने किया था, ऐसे अमित शाह ने भी किया था। बट मैम ये बिल्कुल अगर क्लियर कट है कि ये एक अपर कास्ट आइडिया है आरएसएस, और ये एक सरकार भी एक अपर कास्ट आइडिया है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल दलित को समझ आनी चाहिए, या ओपोजिशन उनको समझा नहीं पाया या समझा पाया, इसी की वजह से यूपी में अब की बार उनकी सीटें बढ़ी। तो आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि 2014 में जब मोदी
उभर के आए और प्राइम मिनिस्टर बने, मेजॉरिटी गवर्नमेंट की, फर्स्ट बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो उस टाइम उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही थी जो लोगों को अच्छा लगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, लेस गवर्नेंस, नो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, 15 लाख रुपए आएंगे, काला पैसा, काला धन बाहर से 15 हर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए बनेंगे। और जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, हम लोगों को तो मालूम था कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ बैड मूव, पर ही मैनेज्ड टू पॉलिटिकली पैकेज इट कि ये देखो मैंने अमीरों का काला धन छीन लिया है, खत्म कर लिया है, एंड दैट इज व्हाई द पुअर ऑफ द कंट्री सपोर्टेड हिम। मतलब उनका स्पिन जो है, यू नो, ही इज जस्ट अमेजिंग कम्युनिकेशन। So I think, you know, people really believed him. एंड दूसरी तरफ तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था ना, मतलब कांग्रेस तो बिल्कुल हॉलो हो गई है एज अ पार्टी, इट्स कम्प्लीटली हॉलो। यू नो, द मंडल पार्टीज हैव फॉलन अपार्ट, इतनी इनफाइटिंग हुई है। यू नो, जो जनता दल था बिहार में, वो नीतीश एक जगह चला गया, लालू दूसरी जगह चला गया, यू नो। So there's a lot of disunity on the other side. So I think he was able to sell it, but you know, 11 साल 10 साल के बाद लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी इतनी नहीं बदली है जितना उन्होंने सोचा था। और जो डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट है, वो आज के दिन में लोगों को पता चल रहा है, जब छोटे छोटे कारोबार बंद हो गए हैं और जो उनको मतलब पहले यू नो वो कुछ भी मतलब अपना काम कर सकते थे, पर अब वो उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है, और क्योंकि सब कुछ अब बिग इंडस्ट्री में चला गया है, यू नो। और ये जो बात राहुल गांधी ने की है कि ये जो बड़े पूंजीपति हैं सब उनके हाथ में जा रहा है, वो मेरे ख्याल में लोगों को कुछ रेजोनेंस तो हो रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है, हाँ थोड़ा सा, but obviously not enough because the BJP still managed to form the government. Yes. तो अगर opposition इनको defeat करना चाहती है तो they will have to work much harder. Ma'am, do you believe Rahul Gandhi is as naive as his father politically? Maybe more. Maybe more? Maybe more, because I think that, again, I think Rahul Gandhi has a lot of good ideas. You know, actually, if you look at some of the things that he said over the years, he was the first to spot the dangers of COVID, you know, and he raised a red flag at that time and said the government should, you know, take immediate action. The government was very slow to respond. And when they did respond, उन्होंने तो पूरा शट डाउन कर लिया। और आपको याद है कैसे लोगों को मतलब पैदल वापस जाना पड़ा गांव, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी। तो so you know, I mean he's got good ideas, but उनका political communication skill बिल्कुल नहीं है। In Hindi or in English, he's unable to put the concepts across in a way that people will understand and people will buy into it. You know, वो political communication जो होता है ना, जो मोदी में एक बहुत बड़ा गुण है, वो राहुल गांधी में बिल्कुल नहीं है। And secondly, the other thing is that Rahul Gandhi has absolutely no interest in organization. बट अभी गुजरात से स्टार्ट तो किया था नहीं, पर देखिए अब कर्नाटका में ये चल रहा है, रोज झगड़ा चल रहा है सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में। अब you know, अगर संजय गांधी होते या इंदिरा गांधी होती, it seems like you're a very great friend with Menka. No, I'm not a great friend with Menka, but I've seen संजय गांधी, you know, वो तो लोगों को बुला के बोलता है कि देखो अब भी फैसला करना है क्या होना है, और मेरा ये फैसला है कि ये होगा, and everybody just fell in line. You know, राजीव गांधी कहते थे, उनको बुला के बोलते थे अब तुम दोनों बैठो यहाँ सामने, आपस में बात करके समझौता करो। Okay, at least he did that. राहुल गांधी तो कुछ नहीं करते हैं, मतलब he seems to be completely paralyzed. Damn.
एंड देयर जस्ट लकी कि कर्नाटका में बीजेपी इज आल्सो इन डिसअरे. नहीं तो अब तक तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला के पता नहीं वो सरकार गिरा देती. यू नो जैसे द बीजेपी भी उनके अंदर उनके पार्टी में भी इतनी फैक्शनलिज्म है. येडियुरप्पा का बेटा वो अपनी पिता का जगह लेना चाहता है, पर लोग चाहते नहीं, और बीजेपी लीडर्स चाहते नहीं हैं, तो वहाँ भी बहुत डिसअरे चल रहा है. पर यू नो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का थिंग, देखिए शशि थरूर को कितना लॉन्ग रोप दिया इन्होंने, मतलब महीनों से शशि थरूर अपना यू नो रिबेलियन चला रहे थे. और अब वो ठीक है अचानक से बंद हो गया क्योंकि कांग्रेस नीलांबूर जीत गई, और वो नीलांबूर बाईपोल जो हुआ था अभी केरला में, वो कांग्रेस जीत गई. तो अब सबको ये समझ में आ रहा है कि शशि थरूर इज पॉलिटिकली इररिलेवेंट इन केरला, तो इसीलिए कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा है. तो द प्रॉब्लम सॉल्व्ड इटसेल्फ. So, you know, not that Rahul Gandhi solved the problem. So, you know, I mean, these are, I think, his two big weaknesses. That political communication is very poor, and, you know, his lack of interest in organization. Okay. He's just not able to pull his weight, take decisions, you know. And, dekhiye, Sonia Gandhi was also very poor. She, you know, she didn't like to interfere. She didn't like to get involved in quarrels. वो भी बिल्कुल neutral attitude थी. पर उनके पास she had a very good political manager in Ahmed Patel. तो जो भी problems होते थे states में, Ahmed Patel was the one who used to sort it out. लोगों को रात में बुला के अपने घर में डिस्कशन करते थे, सॉर्ट आउट करते थे. राहुल गांधी के पास तो ऐसा अहमद पटेल है ही नहीं जो कर सकता है. वेणुगोपाल उनका स्टैचर ही नहीं है जो अहमद पटेल का स्टैचर था, और ना स्किल्स हैं. यू नो अहमद पटेल वाज अ वेरी स्मार्ट मैन, वेरी वेरी स्मार्ट, एंड सब के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रहते थे. यू नो so nobody ever thought कि he was favoring this person or favoring that person. So when he took a decision, people were ready to accept it as a neutral decision. Okay. You know? Ma'am, you are a very great friend with Huda, Bhupender Singh Huda. आपको नहीं लगता कि ये 75 साल वाला कांग्रेस में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हरियाणा में रिटायर ही नहीं हो रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी, इतने लोग हैं, ये मतलब पता नहीं कब रिटायर होंगे. वैसे तो बहुत से लोग रिटायर होने चाहिए कांग्रेस से. Please name them. slowly they are retiring ना. जैसे ये जो G23 बना था, जो जब वो राहुल गांधी के खिलाफ रिबेलियन हुआ था, उसमें जो भी नाम थे उसमें काफी सारे तो रिटायर हो गए. गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, रिटायर मतलब इररिलेवेंट हो गए हैं. So again, you know, राहुल गांधी कि वो बस की बात नहीं है कि 75 साल पे ये डिसीजन लो कि ये रूल है और आप रिटायर हो जाओ. मतलब ये हरियाणा तो जीती हुई इलेक्शन थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कांग्रेस हार गई. और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बहुत ही बड़े जाट लीडर हैं, पर उनका फैक्शनलिज्म इतना चला. वो शैलजा के साथ बनी नहीं, और शैलजा कैंपेन के दौरान क्रिटिसाइज करती रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को. तो मतलब लोगों को लगा कि ये कैसा पार्टी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं. कैंपेन के टाइम में यूनिटी नहीं थी, और राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए, कोई ऑर्डर नहीं ला पाए. हद है बिल्कुल. या इट जस्ट डजंट मेक सेंस ना. तो वो इलेक्शन तो जीतना चाहिए था. तो हुड्डा साहब ने क्या बताया फिर आपको हारने के बाद कि क्या गलत हुआ? कुछ नहीं. He's too wily. You cannot trap him. He's a very, very smart and clever politician. Cannot trap him into saying anything. Yeah. आप तो लंच पे अब तो he also I think now realizes कि उनका टाइम खत्म हो गया है. So he's promoting his son now, Dipinder Singh. Do you see any caliber in him? So you know the problem is when you
come with when you're born with a silver spoon, like Rahul Gandhi, like Dipinder Singh, you don't work, na. ये अगर आप देखो हमारे leaders जो हैं, they have all come up the hard way. They have worked hard on the ground. They have made a name for themselves. I mean, if you look at the current crop of leaders, I mean, there's just a few who really stood out. One was Naveen Patnaik, who, even though great guy. Great guy. I mean, it is amazing No how match. after being a jet setter who loved the good Parties. life and parties and his Lifestyle. alcohol and everything, to just bury himself in Odisha. The 20 years that he was chief minister, विदेश सिर्फ एक बार गए, सिर्फ एक बार. दिल्ली भी नहीं आते थे, बहुत कम आते थे. हाँ. He was just happy being there, how he changed himself. And then, of course, I think he ruled for too long and he became old and, सिर्फ एक white कुर्ता पजामा और वो चप्पल बहुत और नवीन निवास और माइंड यू उनको उड़िया भी नहीं आता था ठीक से. मतलब जो स्पीचेस लिखे जाते थे उनके लिए वो अंग्रेजी में लिखे जाते थे, मतलब उड़िया एंड इंग्लिश लेटर्स, and he used to read it out like that. और उनका एक्सेंट भी था, फिर भी लोग उनको इतना हीरो मानते थे. आप मिले हो लेटली उनसे? नहीं. अभी मेरे को कोई बता रहा था कि he is not quite happy, he is still regretting क्या हो गया उड़ीसा में. And the people are also. But he's, I think, responsible for it himself. He Again, just that took poor wrong IAS decisions. Yeah. I mean, he alienated his whole party by promoting that, IAS officer who was not even an Odia. Yeah, Tamil, I think. Tamil. Yeah. He's married to an Odia girl and from the Odisha cadre, but he was a Tamilian. Can you thrust a Tamilian on top of, on a society? उड़िया अस्मिता की बात, वो पूरा मैटर बन गया वो पूरा का पूरा. That's the thing. Okay, you want to ask anything? Yes, ma'am. I have a question on nationalism. Like BJP's and RSS idea of nationalism is like this one spiritual nationalism, Bharatiya stuff. Cultural nationalism is a term that Govindacharya used. Yeah. And on the It was invented by him. and on the other hand, they have been like promoting the European kind of nationalism by imposing like one language, one religion, one book, one everything. How do you see this paradox in itself, like in the idea of nationalism that BJP and RSS are trying to promote? No, there is a very big paradox. You're absolutely right about it because, the nationalism that they're promoting is very much rooted in European nationalism. When the nation states were created in Europe and, this whole thing of straitjacketing a nation into one culture, one language, one people, and so on. I think today, the thing is that nobody else has come up with an alternative definition of nationalism which would attract people. The Congress has lost it. The Congress used to have that as their main plank, but it has completely gone. Because of all the mistakes over the last so many years that they've made, and they've allowed the BJP to run away with this nationalism plank. So, there is nobody, I seriously feel that there is need for a debate on nationalism. What is nationalism? Is it an inclusive concept? Is it an exclusive concept? Is it a secular concept? Is it a majoritarian concept? I think there should be a debate. But who's going to challenge the BJP to that debate? There's nobody today to challenge the BJP. You have regional parties, but regional parties are regional parties. They talk about sub-regionalism or sub-nationalism, like Bengali pride or Odia pride or Marathi pride. Now you're seeing the Thackeray cousins coming together on Marathi Asmita, So, but that's not nationalism. That is regionalism or sub-nationalism, The only party that can challenge the BJP to this debate is the Congress, but the Congress itself doesn't have a definition of nationalism. So, I'm afraid that whatever the BJP's paradoxes may be, it doesn't seem to matter. They seem to have claimed that for themselves. And ma'am, do you think that they will be able to successfully impose this kind of nationalism on India? Like recently in Maharashtra, that they were trying to impose Hindi as the language, but they have moved that backfired and they had to retreat the legislation.
So do you think this like there is like inherent contradiction in trying to impose this kind of homogeneity in a country which is like very diverse, and the regional like aspect like the states would like oppose that kind of nationalism and the homogeneous idea? Well, I hope that our diversity will flourish and we don't become one monochromatic homogeneous nation. But I will say one thing about the RSS. The RSS plays a long game. Look from where to where they've come. After being banned in 1949 or 48, I think, Gandhi's assassination. And yes, and then Yes. after that they were banned 3 more times, and then they have today they are in power at the center, and they have this amazing capacity to take 2 steps forward, 1 step backward, but all the while pushing the envelope a little bit more, so that the agenda gets, they get closer to, imposing that agenda on the country. And I think they've done an amazing job of doing it. So today, when necessary, they back off. But that doesn't mean that they're going to stop there. They will try again. They have incredible resilience, incredible patience, and they know that this is a long-term project. They're not looking at today and tomorrow. They're looking at 100 years ahead. That ultimately we will make India into a Hindu Rashtra. And along the way, जो भी compromises करने हैं हमको, हम कर लेंगे. उन्होंने कितने compromises किए हैं? जनता पार्टी में अपने आप को dissolve करके join कर लिया, But, they did it, and it helped them because they gained legitimacy through it. Obviously, एक टाइम पे तो राजीव और इनकी मुलाकातें होती थी. That's what I'm saying. So, they play a long game. So, don't look at their withdrawal as acceptance of defeat. It's just a strategic retreat, and they will come again. So, if any party wants to stop that kind of imposition of a homogeneous culture in India and one language, one people, one culture, one poll, then, they have to come up with an alternative, a clear-cut alternative modern vision of what India as a nation means. And I'm afraid that is lacking today in the opposition. And then, like, sometimes I think about like democracy as an idea, and like when it came into existence, democracy was more about like the government by the people, of the people, as you can say. But nowadays, not only in India but elsewhere in the world also, democracy has been like it has become equivalent of majoritarianism. The democracy is about who gains majority. Yeah. And how do you see this shift and the RSS and BJP's role in Indian context totally? Like this shift of democracy from like inclusive aspect to like majoritarian aspect where you can exclude one community. How do you see this shift in democratic idea? No, I think it's a very worrying trend, and we are not alone in the world in this. Everywhere, I think in every country, democracy is taking quite a beating. And, I think democracy is going to have to reinvent itself. Otherwise, it is going to become irrelevant, at some point of time. So we aren't the only ones who are in this, in this. Yeah, we're not the only ones in this. And, I see what has happened now in India is we think we hold elections every 5 years, so we're a democratic country. But, democracy is not about holding elections. Yeah. Democracy is about actually power percolating down to the people. And that's why I say that I think Rajiv Gandhi was quite a visionary, because I forgot to include one of his major reforms was Panchayati Raj. Yes. Which was, kind of, transferring power back to the panchayats. And, but unfortunately he didn't have the political skills to see all his visions through, to see his reforms through. And I think, you have to decentralize. We have centralized, both the BJP and the Congress are, basically, they believe in a unitarian system. They're kind of, they want to centralize power in Delhi, in the hands of, the central government, rather than
open it up. I think liberalization was a great liberator because, suddenly you found that states were getting more empowered. They were getting more control over their finances. Power was shifting from Delhi to the states, and state capitals were being able to seek foreign investment themselves rather than having to route it, through Delhi. And I think it was a huge, huge shift that happened. But unfortunately, once these, coalition governments sort of, ended, first there was this Congress, which is, again, a very centralizing force like the BJP. And, although it was a coalition government, the first 5 years, I think they still kept it fairly loose and, sort of more, there was sort of more federalism. But in the second term, they again, just kind of concentrated power, here in Delhi. And then, of course, now you have a majority government, which completely believes in centralization of power. So, the federal structure is really under threat today. And states don't have control over their finances. I mean, GST, collect हो रहा है. वो डबल इंजन की सरकार और पता नहीं क्या क्या पता नहीं. And नहीं, और GST जो states को अपना शेयर मिलना चाहिए as a matter of course, उनको आके भीख मांगना पड़ता है. कि प्लीज हमको दे दो, प्लीज हमको दे दो. जैसे पहले प्लानिंग कमीशन के सामने खड़े होते थे, वो नीति आयोग के सामने खड़े होते हैं हाथ जोड़ के. उनको मिलता नहीं है. So I mean, the whole concept of federalism is under threat because of this centralization. And centralization is a threat to democracy. There's no question about it. It's a threat to democracy. Democracy can only flourish if you decentralize, if you decentralize. And that's what Gandhi wanted also. Gandhi also wanted, that decentralization. But nobody wanted Gandhi now. Yeah. Nobody wanted You Gandhi. want to ask these Gen Z questions, ma'am? I'll talk about that later. I want to ask about Shashi Tharoor. Oh. His romance with BJP. People say that he's just using his position and his getting closeness with BJP as a leverage to gain more prominent role in Congress, like being a CM of Kerala. So, what does your analysis say? I think he's become irrelevant now. He's overplayed his hand. Completely overplayed his hand. Too much of this flirting with the BJP. And the result, and then, he didn't participate in the campaign for the Nilambur bypoll, and the Congress won it anyway. So I think it just proved to everybody how irrelevant he is as a political figure in Kerala. And the BJP, see, the thing with the BJP is they're very, very cunning. They use people to play games with the Congress. And half the time they take in people, they don't even really need them. R.P. Singh, Jitendra Singh, all the Jitin Prasad, all these people, they didn't really need them. All those The only aristocrats. person they took in who was of political use to them was Jyotiraditya Scindia. Yes. Because Jyotiraditya Scindia has, his little stronghold in Gwalior. Some in that grip Gwalior. actually, some not Yeah. so long. But still, है. महाराज के लिए अभी भी है वहाँ. वो sentiment है. But otherwise, all the other congresses that they've taken in, they bring nothing to the table, and they took them in only to trouble the Congress, to irritate the Congress. And the same thing they did with Shashi Tharoor, because every time Shashi Tharoor said something and the BJP responded, then the Congress would start shouting and screaming. Jairam Ramesh would be on Twitter. Oh my God. Pawan Khera would be on Twitter. Now, finally, I think the Congress has realized that, they are falling into the BJP trap. So if you notice, they have stopped responding now to Shashi Tharoor. And do you hear of Shashi Tharoor these days? अभी birthday So, is he going to join BJP? Depends on what they give him. The main thing is, how does he join the BJP and retain his seat in parliament? That's the problem. See, if he joins the BJP, he has to resign. If he resigns, he can't get re-elected, not on a BJP ticket from Kerala, right?
So he has to try and push the Congress to expel him. Then he can become an unattached member. Then as an unattached member, he can join the BJP. But the Congress realizes that that's a trap. And so they so far have resisted falling into that trap. The other thing is that he resigns and the BJP accommodates him in the Rajya Sabha and then makes him a minister or something like that. But you know, I think the BJP is also now being a little careful because in 2024, there was a lot of pushback from the BJP old कार्यकर्ताs, you know, who said कि आपने बहुत सारे लोग ले लिए, कांग्रेस से ले लिया, समाजवादी पार्टी से ले लिया, you know, जनता दल से ले लिया, इधर से ले लिया, उधर और से उनको ले लिया, पद भी दिए, उनको पद भी सीट दिए, भी और दिया। हमको क्या मिला? You know, राज्यसभा भी दे दिया और हमको कुछ नहीं दिया. So there's been a lot of pushback from the BJP internally. And I think that they have to move a little carefully with Shashi Tharoor, you know, in case they spark off a rebellion somewhere. ओके मैम, एक और, हाँ पूछो पूछो। non-political question. हमारे देश में civic bodies नहीं काम कर रही. Or as a Delhiite, our city is not clean. It's dirty and it's the capital of India. So क्या हमें civic bodies को dissolve करके ये direct उसमें नहीं आना चाहिए, कि direct government के control में नहीं आना चाहिए? And any message to Rekha Gupta? So, you know, this is actually जब आम आदमी पार्टी आई थी, तो there was a lot of hope that the Aam Aadmi Party would decentralize, you know, and restore some kind of, you know, independence to these civic bodies, make them more functional and everything. I think they tried, but then baad mein they got trapped so badly in this political fight with the BJP that, you know, I think he also lost his way. And then his ambitions grew. He wanted to grow in Goa. He wanted to grow in Punjab. So I think he got involved in that whole liquor scandal, you know, because he needed funds. And, you know, But that liquor is not for scandal. corporate funding. Okay, let's say he was looking. See, he started off a lot like Zoran Mamdani in New York. You know, Yes, raising small amounts of money from Aam Aadmi and funding himself. But the minute his ambitions started growing beyond Delhi, he needed corporate funds. So when you need corporate funds, then you get caught in all kinds of scams. So I think that's what happened to him. But I personally believe, and I think that this is something which really we need to follow. And I think that especially we need to rethink the structure of governance in urban centers. You know, whether it is Mumbai or it is Delhi or it is Kolkata or Bangalore or Chennai or anything. We need to rethink their governance structures. You know, I mean, Mumbai is the capital of Maharashtra, but it cannot govern the whole of Maharashtra, you know, because it's got so many problems of its own. It's a gigantic city of 15, 16 million people, you know. So it should have its own governance structure, and Maharashtra should be governed from somewhere else, you know. I mean, similarly with Kolkata, similarly with Chennai. And I think that the same thing holds true for Delhi also. We need to rethink the structure. The state assembly, chief minister is not the thing. I think you need to empower the civic bodies. You know, they are the ones who actually run your cities, the ones who clear your garbage, the ones who do your roads, the one who handle your drainage. And, you know, it's very sad that that we have reached a stage where our civic bodies are in complete disarray and thoroughly corrupt also. Okay. Thoroughly Ma'am, corrupt. how do you see that gentleman, Zoran Mamdani, Mirana son? Yeah, I mean, I think he's really set the nation on fire and the world also on fire. And Trump as well? And Trump also, yes. I mean, Trump is issuing threats every day. Let's see, you know, I just get a little, I get a little scared when, you know, liberals all over the world get excited by, somebody like Arvind Kejriwal or Mamdani or something, because they come with the promise of a new type of politics. But let's hope he keeps his head on his shoulders and doesn't get corrupted the way Kejriwal But that's did. very difficult, ma'am. Very difficult, because politics is a very cruel business. Very cruel business.
Have you ever in your wildest dream think about to join the politics? Never. It is too. It's a really cutthroat business, you know. And I mean, I think good, decent, honest people will find it very difficult to survive. Okay. Ma'am, like Rahul Gandhi? Like even Rahul Gandhi, yeah. I mean, he's not cut out for politics. He's a good guy. He's a good guy. That's what I'm saying. Good, decent, honest people. पर पॉलिटिक्स में गुड गाइज की जरूरत कहाँ है? That's what I'm saying. Huh? सबसे पहले ये है कि You अच्छा need smart people. You need cunning people. You need Even Gandhi was decent and good guy, but he went. No, Gandhi was a very sharp guy. Sharp-minded. Yes. Oh, please. I mean, the way he played politics in the Congress. कभी बोस को उठाया, कभी नेहरू को उठाया, कभी किसी और को उठाया. I mean, But he उनको तो बनाया played his politics. He played his But politics. not the dirty way. So in those days, politics was not so corrupt. But you know, even look at him. He also needed money. So he kept Birla on one side. You know, but wore a lion cloth. Bajaj also? Bajaj also, yes. I mean, you know, he kept because he needed their finances. Harsh reality. So, That's the harsh reality of that That's the time. harsh reality. And harsh reality of politics all over the world. How long can Mamdani sustain this small, you know, contributor? Yes. How long can he sustain On the name it? of affordable houses. लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और या कंप्लीट करें? नहीं, complete कीजिए अब. हाँ? अच्छा लास्ट क्वेश्चन. हाँ. आप मेरे को कोई 4-5 नाम बताओ कांग्रेस में हाँ. जिनको आप चाहते हो कि ये तो प्लीज रिटायर हो जाएं. और आप जयराम रमेश से शुरुआत कर सकते हो. Yes, I think Jairam Ramesh should retire definitely. उनका बहुत लंबा इनिंग्स हो गया. Little early 90s से शुरू हो रहा है उनका इनिंग्स. It's time he retired. And who else should retire? He's gone. No, वो तो रिटायर हो He's चुके. अभी already जो out. प्रेजेंट सीन में है. So give me some names. I'll tell you whether they should retire or not. राहुल गांधी. There's no Congress party without the Gandhis, unfortunately. That's a sad truth of the Congress. Like P. Chidambaram. But hasn't he also more or less retired now? I mean, he's also now aging. At that Ahmedabad meeting, he collapsed, had to be और मैम ट्रेजेडी hospitalized. तो देखो ना कि 5 नाम याद नहीं आ रहे कांग्रेस के लीडर्स के. बताओ जो लीडर हो. हद है. Active ही नहीं है. एक्टिव नहीं. 5 लीडर कौन होंगे? अशोक गहलोत. वो भी रिटायर ही है. वो भी retire ही है. That's what भूपेंद्र I'm सिंह saying. हुड्डा. वो भी, you know, that's what I'm saying. They've already all being phased out. Digvijay Singh, you know, Ashok Gehlot, Chidambaram. You know, these were like big figures, you know, once upon a time. But you don't hear them anymore today. They're all being phased out now. And the unfortunate thing is that who has taken their place? Do you see anybody who is of the same caliber that these people were once upon a time? You know, Ghulam Nabi Azad. Do you see anybody of that kind of caliber? I don't. I mean, not K.C. Venugopal. That stature. Yeah, not K.C. Venugopal. You know, he's a good maybe he's a backroom boy, but he's not a leader, you know, who has a mass following or who can, you know, actually, you know, win a state. I mean, the only leaders that I see today in the Congress are in the states, a few, like Shiva Kumar, Siddaramaiah, that Revant Reddy in Telangana, you know. He's also a good guy. He's a good guy, yeah. And What about Sachin Pilot? and I think Sachin Pilot also Can I make mean, difference. he can. I mean, but he'll have to do a bit like what Naveen Patnaik did in Odisha. You know, That is immerse himself that in. is completely oxymoron to that personality. Well, that's everybody who thought that you know Naveen Patnaik could do it. कुछ बता रहे थे. Who thought that you know Naveen Patnaik would immerse himself in Odisha and forget about the rest of the world? Nobody thought that. And look at Sachin Pilot. At one point, when he became the state Rajasthan chief, and he was just staying put in Rajasthan, traveling all over, touring all over. I think he did make a difference Yes. that year when the Congress won. I mean, yes, Ashok Gehlot, of course, because he's, you know, a very wily
smart politician with lots of experience behind him. But I think Sachin did enthuse, quite a lot of people, in favor of the Congress. So he'll have to do that. And then I think he can definitely make a difference. But today, you really don't see, of the stature that we used to see earlier, the names that we saw earlier, the Sharad Pawars, the... I can't even remember them now. There were so many of them once upon a time. Madhav Singh Solanki, so many of them. And don't you think it's the same thing in BJP also? Of course, the BJP is going the Congress way completely. After Modi, can you think of anything? Can you today remember the name of any chief minister of BJP? Unlike during Vajpayee and Advani's time, when they had an entire second line, from Pramod Mahajan to Narendra Modi to Venkaiah Naidu to Sushma Swaraj to Arun Jaitley to Vasundhara Raje to Shivraj Singh Chauhan. You just count them. Look at the number of leaders they had. All nurtured and mentored by Advani and Vajpayee. And they're the ones today who, Pramod Mahajan unfortunately died and Sushma is gone and so is Arun Jaitley gone. But otherwise, they're the ones who are ruling the roost. But Narendra Modi has not developed that second line except for Yogi Adityanath, who, has emerged as some kind of a popular figure in UP. Do you know of anybody else? But And now they've appointed all these low-profile RSS people as BJP chiefs in the states. इसका नाम नहीं जानते हैं, कोई जानता ही नहीं है. वो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर का नाम मुझे तो याद नहीं है क्या है. Bhajan Lal. I'm just saying, nobody knew him when he became chief. Haryana का भी सैनी became famous because वो आके यमुना का पानी पिया उसने ना. याद है आपको? That's why, so one remembers Saini. अब वो डिज्नीलैंड बनाना चाह रहा है वहाँ. So, like the most relevant question: who after Modi? Or only Modi? That's the thing, and it was like, who after Indira Gandhi? She just appointed her family, but if she hadn't appointed her family, who would have? But who is Modi's family? He doesn't have one. But you see, the advantage the BJP has, which the Congress never had, is that it has the RSS. And it is the RSS that keeps it on a tight leash and keeps it on track. Yes, there are always, tensions and who's stronger. Vajpayee had a, kind of, with Raju Bhaiya, he had a very good relationship, but with Sudarshan, his relationship was very strained. Modi was promoted by Bhagwat. Bhagwat is the one who brought Modi in and pushed him against Advani's wishes, promoted Modi. And since then, they've again had they've had their, sort of tensions and all that. But whatever it is, see, ultimately, the RSS decides the fate of the BJP. And that is what is, I think, the core strength of the BJP, that it has a body like RSS, which is very focused, which thinks long term, and which is ready to work hard on the ground and is ready to make sacrifices. Even if it means losing something sometime, they will take that loss for a larger gain. Exactly. Any views on BJP's next national president? Nothing. Would it be RSS person or Modi choice? I'm not going to say anything. Ma'am, your WhatsApp DP and your Twitter DP, they are more like Gen Z. More like? More like Gen Z. Gen Z meaning? Gen Z means, don't you know Gen Z? Generation Z? Okay. My Twitter DP, I don't have a DP. And what about that WhatsApp? WhatsApp I have. वो तो मैंने बनाया था उसमें से. That's really चलो. cute and cool. Cute ना? मैम लास्ट में एंड हो गया, जॉन लेनन पे एंड करते हैं. जब मैंने उनका पढ़ा था, when he said कि we are far more famous than Jesus, और जॉन लेनन said that, and जिसकी वजह से वो assassinate हुआ न्यूयॉर्क में. No, he was not assassinated because of that. We are more famous than Jesus, he said way back in the 60s.
But that And then lunatic man who sawed him down. Not Around- because of that statement. Okay. He just, I don't know why he shot him actually. Even he didn't know why he shot him. हाँ. पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब भगवान से भी ज्यादा फेमस हो जाए इंसान? Well, I think John Lennon did think so, and that's why he said that statement. But then he realized that he had overstepped the line. But why him? I mean, our Prime Minister also talked about being non-biological during the election campaign. So Trump, he posted that meme of himself as the Pope. You remember? Yes. After the passing away of the Pope. Yes. Pope Francis. Yeah. Yes. And he posted a meme of himself, and he's also posted memes of himself as a king, and all that. So I mean, I think power, tends to go to आपको people's लगता है ये head. लोग भगवान से भी ज्यादा फेमस है? मेरे को तो जब मैं सोचता हूँ तो इविल ही आते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस, लाइक हिटलर. पूरा वर्ल्ड जानता है उनको. मोदी को तो शायद नहीं जानता होगा, ट्रम्प को तो नहीं जानता होगा, पर उनको सब जानते हैं. Trump को भी जान लेंगे. I mean, wait and see. He's already, slowly getting there. मोदी जी को भी. मोदी जी को भी. ओके, थैंक यू सो मच. Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you very much. Okay, cut.